ये कहानी है इस देश के सबसे बड़े दुश्मन की। हम हैं ऑन द स्पॉट असम में, लेकिन ये कहानी आपने दिल्ली, बंगाल, यूपी, झारखंड, राजस्थान सब जगह होते हुए देखा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो आप कहीं भी हो आपको सुनाई देगा ही, चाहे आपके व्हाट्सएप पर, न्यूज में या बातचीत में, क्योंकि देश भर में सरकारी नेताओं ने घुसपैठियों को देश का सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया है। हाय, I'm शुभांगी फॉर स्पॉट ऑन, और इस कहानी के लोग घुसपैठिए है या नहीं ये आप खुद तय कर लीजिएगा। हमारा सवाल सिर्फ एक है, भारत सरकार ने आज तक कितने इलीगल इमिग्रेंट्स को देश से बाहर निकाला है? इसमें काफी चीजें इन्वेस्ट हो चुकी हैं। सरकार IIT बॉम्बे के साथ मिलकर AI से घुसपैठियों को पहचानने की टेक्निक बना रही है, कुछ ऐसा जिसमें चेहरा देखकर बता दिया जाए कि कौन इस देश का नागरिक है और कौन नहीं। तो जरूर लोगों के चेहरों पर ही लिखा होता होगा कि वो क्या है। सम इंडिकेटर्स। जब चेहरा, हाव भाव और भाषा से ही पहचानने की बात होती है तो ऑटोमेटिकली लोगों की नजरें जाती हैं बंगाली मुसलमानों की तरफ, चाहे दिल्ली, गुड़गांव जैसे शहर हो या फिर असम या बंगाल। इस पूरी रिपोर्ट में हम आपके सारे एग्जिस्टिंग भ्रम तोड़ेंगे, जैसे बंगाली मुसलमान मतलब घुसपैठिए, इनसे मिले। ये जो हैं वो सरकार की तरफ से घुसपैठियां घोषित की गई हैं, लेकिन ये मुसलमान नहीं है। ये है बशाना बाला मंडल। असम में घुसपैठियों के खिलाफ हो रही प्रक्रिया में सबसे ऊपर है डी वोटर। अचानक एक दिन लोगों को नोटिस आता है कि हमें आपके भारतीय होने पर शक है, और उसके बाद उन्हें डी वोटर लिस्ट में डाल दिया जाता है। बशाना को भी ये नोटिस 13 साल पहले आया था। जैसे ही ये नोटिस आया, पहले लोगों ने मुझे यहाँ पर एक एडवोकेट के पास भेजा, फिर उस एडवोकेट ने बोंगाई गांव में एक और एडवोकेट के पास भेजा। इन्हें पढ़ना नहीं आता है, लेकिन ये नोटिस इतना ज्यादा कॉमन है कि सिर्फ उसे देखकर ही वो पहचान गई थी कि शायद ये डी वोटर का नोटिस है। मेरा सारा डॉक्यूमेंट मेरे मायके का है, तो वहाँ से डॉक्यूमेंट लेकर फिर मैं उनके पास गई। फिर 2 साल लॉयर ने मेरा केस लड़ा, तो फिर मुझे इंडियन डिक्लेयर किया गया। पूरे 2 साल लगे इन्हें अपनी नागरिकता प्रूव करने में, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आपने कभी नहीं सुना होगा। 2 साल लड़ा इन्होंने, इंडियन डिक्लेयर हुई, लेकिन फिर अचानक एक दिन इनके पति असम के बाहर दिहाड़ी करने गए थे और ये अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर वापस आ रही थी। बीच रास्ते में पुलिस और BSF के लोग आए और इन्हें अरेस्ट कर ले गए। क्यों? क्योंकि उन्हें फिर से लगा कि बशाना इंडियन नहीं है। एक ही कपड़ा पहना था, कुछ नहीं था। मैं रोती रही, लेकिन मुझे डिटेंशन कैंप में ले गए। कैंप में एक और औरत थी, तो उसी ने फिर मुझे अपना कपड़ा दिया। 2 दिन मैं ऐसी ही रही, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। वो बार बार कह रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्यों अरेस्ट कर लिया। 2 ही साल पहले तो मुझे इंडियन घोषित किया था, फिर डिटेंशन कैंप में क्यों डाल दिया? आखिर सरकार ने एक बार इंडियन घोषित करने के बाद इन्हें अरेस्ट क्यों किया? सिर्फ इन्हें देखकर। डिटेंशन कैंप में फिर 2 दिन बाद इनसे मिलने के लिए इनका भाई आ पाया था। उन्हें देखकर वो खूब रोई, पर वो जो कपड़े और साबुन का कुछ सामान लेकर आए थे, बशाना ने वो लेने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें यकीन था, वो मान ही नहीं पा रही थी कि 1-2 दिन से ज्यादा इस कैंप में वो रह सकती हैं, क्योंकि वो तो इंडियन है। एक रूम में 12-13 लोग रहते थे। सेल में जगह कुछ ऐसे, एक हाथ का इतना बड़ा रूम होता था। इसी में ओढ़ने के लिए चादर को बिछाकर सभी लोग सोते थे लाइन से। अचानक से अरेस्ट करके डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाना कोई आम बात नहीं है। वो बार बार यही कह रही थी कि उन्हें इतना ही याद है कि करीब 3:30 बज रहे थे जब वो कैंप तक पहुंची थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उस दिन में और क्या हुआ, उन्होंने खाना खाया या नहीं, कौन आया था, उन्हें कुछ भी याद नहीं है। उन्हें सिर्फ एक बात की टेंशन थी कि उनकी बेटी स्कूल में है और अब वो कहीं अचानक से अरेस्ट हो गई हैं और शायद किसी को खबर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉर्डर पुलिस को फिर से लगा कि वो इंडियन नहीं है। मुझे भारतीय होने के बावजूद वो उठाकर ले गए। तो अब जब मैं फिर से भारतीय घोषित हो चुकी हूँ, मुझे बार बार टेंशन होती है कि पता नहीं आगे भी कुछ ऐसा हो तो। भारतीय होने और ना होने की प्रक्रिया औरतों के लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट होती है,
शादी के बाद नाम बदल जाता है लेकिन डॉक्यूमेंट पर नहीं, पढ़ना नहीं आता। और क्या लगता है वैसे आपको, इस देश में सब लोगों के पास कागज होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट जैसा प्रूफ होता है। इसके साथ ही औरतों को प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट में भी नहीं डाला जाता है, जमीन में इनका नाम नहीं लिखा जाता है। तो सोचिए बशाना क्या सोच रही होंगी, कैसे वो दूसरी बार ये बात प्रूव करेंगी कि वो इंडियन है। जो सामान ये निकाल रही है ना, यही उनके घर की विरासत है, एक कलश और एक थाली। सरकार इसी को प्रूफ मानेगी क्या कि वो इंडियन है? इस परिवार के इंडियन होने की मुश्किलें लेकिन यहाँ पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद 2016 में इनके पति को भी फिर एक नोटिस आया और उन्हें अरेस्ट करके तुरंत ही डिटेंशन कैंप में ले गए। राजकुमार मोंडल कुछ ही दिन पहले घर वापस आए थे। वो ज्यादातर असम के बाहर दिहाड़ी करने के लिए जाते थे। वापस आते ही उन्होंने देखा कि उनके नाम पर भी एक नोटिस आया हुआ था और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। बशाना कुछ महीने ही डिटेंशन कैंप में रही थी, लेकिन राजकुमार 3 साल 2019 तक कैंप में रहे थे। उसके बाद भी वो इंडियन प्रूव नहीं हुए थे। कोर्ट ने उन्हें बस बेल दे दी थी और इजाज़त दी कि वो बाहर रह सकते हैं। उन्होंने कई तरह के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिखाए हैं। वोटर रोल में उनका नाम है, वोटर कार्ड है उनके पास, पिताजी से मिली हुई ज़मीन के कागज़ हैं, इनके पिता का पुराना 1966 के एनआरसी में नाम है। पर ये सब इनफ नहीं था इसलिए कि वो इंडियन हो सके। आप ही बताइए, अब आप कैसे कहेंगे कि कोई इंडियन है? इसमें नोट करने वाली बात एक और है। असम में 2018 में ज़्यादातर लोगों के आधार कार्ड बने थे और राजकुमार जो 2019 में जेल से बाहर निकले, उनका भी आधार कार्ड उसी समय बना। वैसे लेकिन तब तक तो वो इंडियन थे भी नहीं, सरकार खुद उन्हें घुसपैठिया मानती थी। ये सिलसिला लेकिन यहाँ तक ही नहीं है। 2021 में ये घर बनाने के पैसे इन्हें आवास योजना के तहत मिले। उसके बाद 2022 में इस घर को बिजली का कनेक्शन दिया गया। मैं फिर से बता दूं, कोर्ट की भाषा में राजकुमार फॉरेनर हैं और उन्हीं के नाम पे ये सारी स्कीमें उन्हें दी गई हैं। इसमें उनसे क्या क्या मांगा गया? आधार कार्ड, वोटर कार्ड और बैंक अकाउंट का प्रूफ। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सरकार की हर स्कीम लेने के लिए एब्सोल्युटली वैलिड हैं, लेकिन यही सरकार इसको प्रूफ नहीं मानेगी अगर आप अपनी नागरिकता इससे प्रूव करने लगे। ये क्या सिस्टम है? ऐसे में लोग भी इतने कंफ्यूज हो चुके हैं। मैंने भी राजकुमार जी से पूछा कि फिर आपको क्या लगता है ये एनआरसी, डी वोटर लिस्ट, ये सब क्या है? मुझे कुछ नहीं पता क्या होता है एनआरसी, क्या बोलते हैं, क्या चाहते हैं, मुझे कुछ जानकारी नहीं है। आपको इतने सारे स्पीचेस में कहा गया है कि इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, घुसपैठिए हैं इस देश में, लेकिन सवाल नहीं है ये लोग कौन हैं, ये प्रूफ कैसे होता है, और फिर इसमें से कितने लोग सही में देश से बाहर निकाले गए हैं? ऐसा मैं फिर से इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपको क्या लगता है राजकुमार और बशाना मोंडल को किस बेसिस पर अरेस्ट किया गया? 3 साल उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा गया। आज इस देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो चुका है, तो हिंदू होने के नाते अब उन्हें डिटेन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अब भी 2019 से 2026 तक वो हर हफ्ते पुलिस स्टेशन जाकर अपनी हाजिरी लगाते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं फिर से पूछूंगी, तो कौन होते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स और कैसे पहचाना जाता है उन्हें? हर साल हमारे नेताओं के मुंह से हमने ये बात सुनी है कि इस देश में बहुत से बांग्लादेशी हैं। अभी असम में इलेक्शन के पहले चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये बात बोली कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वोटर रोल के लिए हो रहा है, उसमें से 4 से 5 लाख मियाओं को, जो एक टर्म है जो पॉलिटिकली और ब्लेटेंटली बंगाली मुसलमानों को सिंगल आउट करने के लिए बोला जाता है, उनको ये वोटर लिस्ट से बाहर निकाल देंगे। क्यों और किस बेसिस पर? और फिर से वही सवाल, इस देश में कितने इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं? आप खुद देख लीजिए इस डेटा को। 2009 से 2013 तक जितने इलीगल बांग्लादेशियों को इस देश से बाहर निकाला गया, वो नंबर कुछ ऐसा दिखता है, और 2014 से हर साल का ये नंबर कुछ ऐसा है। आप खुद ग्राफ में फर्क देख सकते हैं। इसके बाद अकाउंटेबिलिटी की एक और बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, असम जैसे स्टेट में डिटेंशन कैंप और डी वोटर का सिलसिला कांग्रेस ने ही शुरू किया था। बीजेपी पावर में आई और उसको उन्होंने फर्दर इम्प्लीमेंट और यूटिलाइज किया और कैंप्स को फर्दर प्रमोट किया। तो चाहे पार्टी कुछ भी हो, एक तरफ जरूर बीजेपी ने एक स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके ब्लेटेंट हेट स्पीच देकर लोगों के बीच जहर उगल दिया है, लेकिन उसके साथ ही फैक्ट तो फैक्ट ही है। कितने इलीगल इमिग्रेंट्स जिसको हम इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, उनको हम इस देश से बाहर निकाल पाए हैं। लेकिन इसके बाद सवाल ये भी है, जिनको हमने बाहर निकाल दिया है
उनका क्या होता है? ये सवाल मैं क्यों पूछ रही हूँ, ये आपको सोना भानु की कहानी से पता चलेगा। जब हम इनके घर गए तो हमें पता चला कि ये बिना किसी को बताए घंटों के लिए कहीं चली गई हैं। वो ऐसा अक्सर इसलिए करती थी क्योंकि उन्हें डर था कि कभी भी पुलिस आएगी और इन्हें पकड़ के ले जाएगी। उनका फियर लेकिन मोंडल परिवार की तरह ये नहीं था कि डिटेंशन कैंप में जाना पड़ेगा। उनका फियर ये था कि बांग्लादेश में उन्हें ढकेल दिया जाएगा। हाँ, सोना भानु इस सरकार के अंडर हो रहे इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर एक्शन के नंबर का प्रूफ है। ये वो एक एग्जाम्पल हैं जिन्हें बाहर ढकेल दिया गया था। लेकिन इस सिस्टम में कैसे एग्जिस्ट करती हैं फिर? सोना बानू को अब याद भी नहीं है कि वो कब बांग्लादेश में थी और वो कब वापस आई। उन्हें सिर्फ एक ही बात पता है कि वहाँ उन्हें ढकेल दिया गया था और खेतों में वो दिनों तक बस रो रही थी, बिना समझे और जाने कि अब वो कहाँ है और कहाँ जाएंगी। उसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उनकी हालत कुछ ऐसी थी कि उस डर में अब वो बाकी सब चीज़ें भूल गई हैं। एक ही बात बस बार बार बोलती रहती हैं। बाकी लोग मुझे क्या बुलाएंगे? भारतीय नागरिक ही बुलाएंगे ना। मैं भारतीय नागरिक ही तो हूँ। सोना भानु की कहानी के 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। इनका भाई और इनकी जीवित माँ इंडियन है। इनकी माँ ने जाके कोर्ट में गवाही भी दी है, लेकिन सिस्टम में ये बांग्लादेशी हैं। कैसे? इतने दिन फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में केस चला, फिर भी इन्हें बांग्लादेशी कह दिया गया। लेकिन बात इससे आगे गई। एक दिन वो डिटेंशन कैंप में थी और तब उनके भाई असफ अली ने देखा कि उन्हें वैन में कहीं ले जाया जा रहा है। हम लोग तो बाहर ही थे, कोई मीटिंग करने ही नहीं दे रहा था। बस सब लोगों को गाड़ी में डाल के ले जा रहे थे स्टेशन से। 2 गाड़ी जब चली गई और तीसरी निकली तो मैंने कहा, ये लोगों को आप कहाँ लेके जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम मेडिकल करवाने ले जा रहे हैं। कुछ इस तरह चोरी छुपे होता है इलीगल इमिग्रेंट्स पर क्रैकडाउन। मेडिकल करवाने के नाम पर पुलिस लोगों को बीएसएफ को हैंडओवर कर देती है और फिर उन्हें बॉर्डर के उस पार ढकेल दिया जाता है। अंडर हुज अथॉरिटी? बीएसएफ तो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है ना। सो आर दे द वंस हु आर आंसरेबल फॉर दिस? अब खुद सोचिए कि एक नंबर दिखाकर आपको बता दिया जाता है कि हमने इलीगल इमिग्रेंट्स पर क्रैकडाउन किया, लेकिन कितने लोग देश के बाहर फिर रहते हैं। सोना भानु के भाई को तो बताया भी नहीं गया था कि अब उन्हें बांग्लादेश भेज दिया गया है। एक यूट्यूब चैनल पर उन्होंने देखा कि वहाँ से बॉर्डर के पास से खेतों में लोग मिले हैं जो भारतीय हैं और उनका फोटो वायरल हो रहा है। वो चैनल बता रहा था कि कैसे भारत ने अपने नागरिकों को रात के अंधेरे में बाहर निकाल दिया है। इनके साथ ही पुशबैक किए हुए लोगों में अलग अलग ग्रुप बनाए गए थे। जिस ग्रुप में सोना भानु थी उसमें एक सरकारी स्कूल के टीचर थे असम के। उनका इंटरव्यू उस यूट्यूब चैनल पर डाला गया था और वहीं पीछे कहीं सोना भानु बैकग्राउंड में बैठी हुई थी। उस वीडियो को देखकर और सर्कुलेट होते हुए फोटोज को देखकर उनके भाई को पता चला कि वो मेडिकल चेकअप के लिए नहीं गई हैं, वो बांग्लादेश में चली गई हैं। एक रात और एक दिन उसको वहीं रखा उन्होंने। उसके बाद फिर वापस यहाँ एक्सेप्ट कर लिया, इंडिया में रिटर्न आ गई। तो एक बार फिर से सोचिए कि किस बेसिस पर इन्होंने सोना भानु को बाहर निकाला और उसके बाद वापस भी ले लिया। क्या यही है इलीगल बांग्लादेशियों को हटाने का ऑप्टिक्स इस सरकार और प्रशासन की ओर से? क्योंकि एक बार सोचिए, बीएसएफ ने ही उन्हें बाहर ढकेला, लेकिन फिर जब बांग्लादेश की आर्मी ने उन्हें वापस भेजा ये कहते हुए कि वो ज़रूर सर्टेन हैं कि ये लोग बांग्लादेशी नहीं हैं, तो बीएसएफ ने उन्हें वापस भी ले लिया। उल्टा उसके बाद उनकी जेब में पैसे भी डाले और हर एक को बोला कि अब वो वापस अपने घर चले जाएं। ये ऐसा कैसे हो सकता है? या तो सरकार के पास शुरुआत से ही कोई कॉन्क्रीट डेटा या प्रूफ नहीं था, और अगर नहीं था तो उसके बाद भी वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लोग गरीब हैं, अनपढ़ हैं, या जानते नहीं हैं कि न्याय या प्रशासन क्या होता है। जैसे आप देखिए लिंकेज प्रॉब्लम, तो लिंकेज प्रॉब्लम में आप देखिए एक एग्जांपल में ऐसा बोलता हूँ, किसी एक केस में प्रोसीडी लेडी है, प्रोसीडी एक महिला है, तो देखा जाए वो प्रोसीडी इलिटरेट है, उसने पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है क्योंकि असम गवर्नमेंट ने बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी किया है 1989 के बाद। उसका जन्म हुआ है 60 से पहले या 65 से पहले, तब बर्थ सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं थी। स्कूल में नहीं गया, उसने पढ़ाई नहीं किया है, उसका पेरेंट्स अब तक जीवित है, तो उन केसेस में देखा जाए अगर पेरेंट्स जीवित होता है तो पेरेंट्स का जो लैंड होता है वो प्रोसीडी के नाम में म्यूटेशन नहीं होता है। पेरेंट्स की मरने की बात ही म्यूटेशन होता है। पेरेंट्स जाके कोर्ट में बोला
विटनेस के तौर पर कि ये मेरी बच्ची है, ये मेरी लड़की है। लेकिन कोर्ट उस बात को नहीं मानते। कोर्ट बोलता है कि तुम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाओ। पहले से शुरुआत से ही मैं फर्नेस ट्रिब्यूनल में ज़्यादातर फर्नेस ट्रिब्यूनल में काम कर रहा हूँ। अब तक 1500 केसेस चलाए हैं, तो उसमें ज़्यादातर केसेस प्रोसीडी की फेवर में जजमेंट आया है, यानी कि उसको इंडियन डिक्लेयर किया गया है। रिपोर्ट की शुरुआत में हमने आपसे सवाल पूछा था कि इलीगल इमिग्रेंट्स कौन होते हैं और कितने लोगों को सरकार ने बाहर निकाला है। ये दोनों ही चीज़ें आपकी चैलेंज हो चुकी हैं, क्योंकि एक तरफ सरकार ने एक टाइप क्रिएट किया बंगाली मुसलमान का, लेकिन इस पूरे प्रोसेस की चपेट में बहुत से आदिवासी और हिंदू भी आ चुके हैं। उसके साथ ही जितने लोगों को ऑन पेपर डेटा में सरकार कहती है कि हमने बाहर निकाला, उसका प्रोसेस, उसका क्वेश्चन, उसका डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी सर्टेन नहीं है। कितने लोग हैं जो अनफेयरली बाहर निकाले गए हैं और फिर वापस आए हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट इनकी जिंदगियों का सोचिए। ये तो सिर्फ डर में जीते हैं। हर दिन इन्हें लगता है कि इनके साथ कुछ हो सकता है, और फिर अपने आप रख के देखिए, अगर आपको किसी दिन कोई बोले कि अपनी नागरिकता प्रूव करिए, तो आप कैसे प्रूव करेंगे अगर ये प्रोसेस कुछ इस तरह का है। ये अभी कुछ देर पहले का है, जिसमें अभी भी लोकेशन दिखा रहा है कि मैं नदी के अंदर ही खड़ी हूँ। एक्चुअली आप देखेंगे बाहर तो नदी थोड़ी दूर पे है, और इतनी जल्दी यहाँ पे नदी बदल जाती है।